हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के प्रमुख लेख पत्र। इसके बारे में सुनिए। किसी देश के वित्तीय क्रियाकलापों की गतिशीलता में उस देश के वित्तीय बाजार में प्रचलित लेख पत्र एवं साख यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय बाजार के ये लेख पत्र अथवा यंत्र वैधानिक प्रलेख होते हैं जो धन के हस्तांतरण एवं बचतों की गतिशीलता को सुगम बनाने के साथ ही धन के जमाकर्ताओं, ऋणदाताओं एवं ऋण प्राप्तकर्ताओं के वित्तीय कार्यों को भी सहज एवं गतिमान बनाते हैं। वित्तीय बाजार के प्रमुख लेख पत्र निम्नवत हैं। नंबर 1, चेक। सुनिए, चेक सबसे अधिक लोकप्रिय साख पत्र है। भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम के अनुसार चेक बैंक में जमाकर्ता का उस बैंक के लिए इस आशय का लिखित आदेश है कि चेक में उल्लिखित राशि उसमें लिखित व्यक्ति या उससे आदेश प्राप्त व्यक्ति या उसके धारक को मांगने पर प्रदान करें। काइंड्स आते हैं इसके प्रकार। चेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 है बियरर चेक। बियरर अथवा वाहक चेक इसको बोलते हैं, जिसका भुगतान बैंक द्वारा उस किसी व्यक्ति को जो कि चेक प्रस्तुत करे बिना किसी पूछताछ के किया जाता है। फिर नंबर 2, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जिसका भुगतान वही व्यक्ति ले सकता है जिसका नाम प्राप्तकर्ता के रूप में चेक में लिखित हो अथवा जिसे ऐसे प्राप्तकर्ता ने भुगतान लेने के लिए नियमानुसार बेचान लिखकर अधिकृत किया हो। चेक पर रेखांकन। ऑर्डर चेक बेयरर चेक की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं, परंतु पूर्णतया सुरक्षित नहीं। अधिक सुरक्षित बनाने हेतु चेक को रेखांकित यानी क्रॉस करना आवश्यक है। जब किसी चेक पर बाईं ओर से ऊपरी भाग में 2 समानांतर रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के भीतर एंड कंपनी या अन्य शब्द जैसे अकाउंट पे लिख दिए जाते हैं, तब इस क्रिया को रेखांकन और ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। रेखांकित चेकों की विशेषता यह है कि इनका भुगतान बैंक की खिड़की पर नकद नहीं किया जाता, वरन चेक की राशि धारक के खाते में जमा कर दी जाती है। इससे चेक सुरक्षित रहता है। नंबर 2 आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल यानी कि इसको सुनिए, विनिमय पत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह आदेश होता है कि वह अमुक व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा पत्र के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। बिलों के भेद कई प्रकार से किए जा सकते हैं। नंबर ए, अकॉर्डिंग टू टेंडर यानी कि भुगतान की अवधि की दृष्टि से। ये दर्शनी बिल हो सकते हैं या मुद्दती बिल। दर्शनी बिल वह है जिसका भुगतान मांगने पर या बिल को प्रस्तुत करने पर करना पड़ता है। मुद्दती बिल वह है जिसका भुगतान बिल में लिखी हुई अवधि के बाद ही किया जाता है। लिखित समय अवधि में 3 अनुग्रह दिवस जोड़कर परिपक्वता दिवस ज्ञात होता है। यह अंतिम तिथि है जिस तक भुगतान अवश्य कर देना होगा, अन्यथा बिल को अप्रतिष्ठित मानकर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। मुद्दती बिलों पर बिल की राशि के अनुसार स्टाम्प लगाना अनिवार्य है, किंतु दर्शनी बिलों पर ऐसे स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। नंबर बी आता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। स्थान की दृष्टि से विनिमय बिल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इनलैंड बिल यानी कि देशी बिल, जिसका आहारता और आहारी दोनों एक ही देश के रहने वाले होते हैं। यह देशी व्यापार के संबंध में लिखा जाता है। इसकी केवल एक प्रति होती है। नंबर 2, फॉरेन बिल विदेशी बिल, जिसका आहारता और आहारी अलग अलग देशों के होते हैं। यह विदेशी व्यापार के संबंध में लिखा जाता है तथा इसे 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है।
स्वीकृति के लिए तीनों प्रतियां अलग अलग डाक से भेजी जाती हैं। जो प्रति सबसे पहले पहुंची उस पर स्वीकृति दे दी जाती है। अब नंबर सी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य अनुसार बिल व्यापारिक बिल हो सकता है या अनुग्रह बिल। व्यापारिक बिल यानी कि ट्रेड बिल का उद्देश्य व्यवसाय के लिए रकम या सामान उधार लेना देना होता है, किंतु अनुग्रह बिल एकोमोडेशन बिल का उद्देश्य पारस्परिक सहायता करना है। नंबर 3 प्रोमिसरी नोट ऑन प्रोनोट, प्रतिज्ञा पत्र, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा शर्तहीन पत्र होता है जिसमें लिखने वाला एक निश्चित व्यक्ति को या इससे आदेश प्राप्त व्यक्ति को या उसके वाहक को एक निर्धारित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है जिसका उसमें उल्लेख होता है। प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिल में अंतर सुनिए। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्ष होते हैं जबकि विनिमय बिल में 3। प्रतिज्ञा पत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है जबकि विनिमय बिल लेनदार के द्वारा। प्रतिज्ञा पत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे स्वयं देनदार लिखता है, किंतु विनिमय बिल पर स्वीकृति होना आवश्यक है क्योंकि इसे लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र भुगतान करने की प्रतिज्ञा के रूप में होता है जबकि विनिमय बिल भुगतान करने के आदेश के रूप में। प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान की जिम्मेदारी लेखक आहर्ता की होती है जबकि विनिमय बिल में स्वीकर्ता या आहराई की ओर प्रतिज्ञा पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत लेन देनों में होता है और व्यापारिक लेन देनों में भी, किंतु विनिमय बिल का प्रयोग केवल व्यापारिक लेन देन में होता है। प्रतिज्ञा पत्र और चेक में अंतर। प्रतिज्ञा पत्र में केवल 2 पक्ष होते हैं, चेक में 3। प्रतिज्ञा पत्र स्वयं पर लिखा जाता है किंतु चेक किसी बैंक पर। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा के रूप में होता है जबकि चेक आदेश के रूप में। प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान मांग पर या कुछ समय के बाद किया जाता है जबकि चेक का भुगतान मांग पर ही करना पड़ता है। प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगता है, चेक पर नहीं, और प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिखा जाता है जबकि चेक लिखने वाले की रकम बैंक में जमा होती है। नंबर 4 आता है हुंडी। हुंडी के बारे में सुनिए। यह साधारणतः एक शर्त रहित प्रलेख होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह आदेश देता है कि मुद्रा की एक निश्चित राशि उसमें उल्लेखित व्यक्ति को मांग करने पर या एक निश्चित अवधि के बाद अदा कर दें। हुंडी भारतीय विनिमय बिल अधिनियम के अंतर्गत आती है किंतु इस पर विनिमय बिल के समान स्टाम्प होता है। इसका चलन देश में बहुत समय से होता आया है। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विभिन्न रीतियों में से लिखी जाती है, अतः इसका कोई सुनिश्चित रूप नहीं है। अब इसके आते हैं काइंड्स, प्रकार। नंबर ए आता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर। हुंडी के 2 रूप होते हैं। दर्शनी हुंडी, इसके अंतर्गत लिखी हुई रकम का भुगतान मांग पर करना होता है, और मुद्दती हुंडी जिसके अंतर्गत उल्लिखित रकम का भुगतान एक निश्चित अवधि बीतने पर किया जाता है। अब नंबर बी आता है अकॉर्डिंग टू पे, यानी कि भुगतान पाने वाले की दृष्टि से भी हुंडियों के भेद किए जा सकते हैं तथा देखनहार हुंडी जिसमें लिखित रकम किसी भी व्यक्ति को जो हुंडी प्रस्तुत करे दी जा सकती है। फिर शाहजोग हुंडी जिसमें लिखित रकम किसी शाह अर्थात किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। फिर आती है फरमान जोग हुंडी जिसका भुगतान केवल हुंडी में लिखित व्यक्ति को ही किया जाता है, एवं धनी जोग हुंडी जिसका भुगतान हुंडी में लिखित व्यक्ति को या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है। ऐसी हुंडी के हस्तांतरण के लिए इसकी पीठ पर पहचान करना आवश्यक है। अब इसका नंबर 5 आता है। नंबर 5 बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक ड्राफ्ट सुनिए। यह बैंक ड्राफ्ट एक लिखित आदेश है जिसे एक बैंक अपनी दूसरी शाखा पर लिखता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि ड्राफ्ट में लिखित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को
ड्राफ्ट में लिखी रकम मांग करने पर भुगतान कर दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा बड़ी रकमों के भुगतान दूसरे स्थानों में रहने वाले व्यापारियों को सहज ही और कम खर्च पर किए जा सकते हैं। जब भुगतान भेजना हो तब आवश्यक धनराशि बैंक कमीशन के साथ बैंक में जमा करनी पड़ती है, जो कि ड्राफ्ट जारी कर देता है। इस ड्राफ्ट को डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेज दिया जाता है जिसे कि भुगतान प्राप्त होना है। ड्राफ्ट मिलने पर प्राप्तकर्ता उसे अपनी बैंक में संग्रह के लिए भेज देता है या स्वयं ही बैंक जाकर भुगतान ले लेता है। स्मरण रहे कि चेक की भांति बैंक ड्राफ्ट भी रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 6 आता है लेटर्स ऑफ क्रेडिट, साख प्रमाण पत्र। साख प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति, फर्म या बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक को लिखा गया इस आशय की प्रार्थना का पत्र है कि उसमें अंकित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक या इसके किसी अंश तक रकम दे दी जाए। पत्र में एक अंतिम तिथि भी लिख दी जाती है और इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। साख प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। साधारण साख प्रमाण पत्र, जो किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक के नाम ही लिखा जाता है, और गश्ती साख पत्र, जो कोई बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं या अपने से संबंधित अन्य बैंकों के नाम लिखता है। इस पत्र के अंतर्गत उल्लेखित व्यक्ति अर्थात आदाता या प्राप्तकर्ता किसी भी अंश में किंतु पूर्व निश्चित सीमा तक एक ही बैंक या शाखा में या विभिन्न बैंकों या शाखाओं से रकम प्राप्त कर सकता है। विभिन्न बैंकों से ली गई रकमें प्रमाण पत्र की पीठ पर लिख दी जाती हैं। नंबर 7 आता है ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक। ये चेक यात्रियों की सुविधा के लिए निर्गमित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि यात्रा पर जा रहा है बैंक में अपनी आवश्यकता की रकम जमा करके यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी होती है और उसे बैंक की किसी भी शाखा पर प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यात्री चेक इशू करने से पूर्व बैंक यात्री के नमूने के हस्ताक्षर यात्री चेक पर करवा लेता है। चेक का भुगतान करने से पूर्व हस्ताक्षर मिला लिए जाते हैं। यदि यात्री चेक खो भी जाए तो गलत व्यक्ति को भुगतान होने की आशंका नहीं रहती। इस प्रकार यात्री चेकों से बहुत सुविधा हो जाती है और यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान मुद्रा को साथ साथ ले जाने की जोखिम नहीं उठानी पड़ती। स्मरण रहे कि चेकों का प्रयोग एक निश्चित अवधि तक ही किया जा सकता है। इसके बाद उसकी रकम का भुगतान उसे जारी करने वाले बैंक से ही मिल सकेगा। वर्तमान में यात्री चेक पर 5 रुपये प्रति 1000 कमीशन बैंक लेता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।